नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बोले, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैली की। उन्होंने शनिवार को अकोला में एक बार फिर एक है तो सेफ है का नारा दिया। इससे पहले 8 नवंबर को नासिक और धुले के रैली में भी उन्होंने यही नारा दिया था। आज अकोला की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस ही रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में बोले राहुल गांधी, हम आपको आदिवासी कहते हैं लेकिन बीजेपी आपको वनवासी बुलाती है। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने रैली में झारखंड के लिए इंडिया की 7 गारंटियां गिनाई। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दलितों के पास नहीं जाते, सिर्फ उद्योगपतियों के परिवारों की शादी में जाते हैं। धनबाद में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कभी भी दलितों आदिवासियों के पास नहीं जाते, वह सिर्फ उद्योगपतियों के परिवार के सदस्यों की शादियों में ही शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से पता चलना चाहिए कि देश की संपत्ति कैसे वितरित की जाती है। उन्होंने कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं लेकिन बीजेपी आपको वनवासी कहती है। आदिवासी का मतलब होता है देश का पहला मालिक, वहीं वनवासी का मतलब होता है कि देश में आपका कोई अधिकार नहीं है। वह धीरे धीरे आपके जंगल आपसे छीन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जल, जंगल, जमीन पर आपका पहला हक है। आपका फायदा आपको मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। बोले, यहां प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू समर्थक भी, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार यह माना कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रूडो ने यह बात 8 नवंबर को कनाडाई संसद पार्लियामेंट हिल में आयोजित दिवाली समारोह में कही। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में रहने वाले कई हिंदू प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक भी हैं, लेकिन वे पूरे कनाडाई हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया, उन्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आरा में बोले नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आरा में कहा कि हमने मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, जबकि विपक्ष ने उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हमने काम किया है। मुसलमान समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यताएं दिलाई है। मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षकों को दी जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को 10% आरक्षण की मांग। चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थन की 17 शर्तें रखी, कहा आरएसएस पर बैन लगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड AIUB ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी है। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP SP चीफ शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में MVA की सरकार बनती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर बैन लगाए। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई घायल नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हो गया। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। रेलवे के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर नागलपुर में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 22-850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलती है। ट्रेन जब खड़गपुर डिवीजन के नागलपुर स्टेशन से गुजर रही थी तभी डिब्बे पटरी से उतर गए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरा रेलवे स्टेशन ही उड़ा डाला। 14 पाकिस्तानी सैनिकों समेत 25 लोग मारे गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों सहित 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बलूच ने मीडिया को बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संजू टी20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी लगाई। इस साल 7वीं बार भारत का 200 प्लस स्कोर। जी हां दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 मुकाबले में 61 रन से हरा दिया। डरबन के किंग्स मीड स्टेडियम में संजू सैमसन की सेंचुरी की मदद से भारत ने 202 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 17.5 ओवर में 141 रन पर ही सिमट गया। इस मैच में दोस्तों कई रिकॉर्ड्स बने। संजू सैमसन पहले भारतीय बने जिन्होंने लगातार 2 टी20 मुकाबलों में शतक जमाया हो। एक साल में भारत ने 7वीं बार 200 प्लस रन का स्कोर भी खड़ा किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में सलमान खान ने शुरू की सिकंदर की शूटिंग। धमकियों के बीच 50 से 70 सुरक्षाकर्मी सिर्फ सलमान के लिए तैनात। 4 स्तरीय सुरक्षा से घिरे रहेंगे सलमान खान। जी हां दोस्तों, सलमान खान पर बढ़ते खतरों के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया है। सलमान खान ने हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। एक्टर को लॉरेंस गैंग से कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई है, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब सलमान 4 स्तरीय सुरक्षा के बीच काम कर रहे हैं और उनके साथ हर समय 50 से 70 सुरक्षा कर्मियों की टीम मौजूद रहेगी। सलमान की फिल्म सिकंदर की शूटिंग हैदराबाद के फेमस फलकनुमा पैलेस होटल में चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, सलमान के पास जो सरकारी सुरक्षा है उसमें एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सलमान की सुरक्षा के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके निजी सुरक्षा कर्मी जो पूर्व पैरामिलिट्री जवान है और उनके बॉडीगार्ड शेरा की टीम भी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस गैंग के निशाने पर पुणे का बड़ा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मर्डर करने का प्लान था। पुलिस ने पिस्तौल बरामद की। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस गैंग के निशाने पर पुणे का एक बड़ा नेता भी था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने अपने शूटर्स को इस नेता की हत्या कराने की जिम्मेदारी दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए लॉरेंस गैंग ने प्लान बी भी बनाया था। जिन शूटर्स को इस प्लान बी में शामिल किया गया था, उन्हें बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद पुणे के नेता को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब उन्हें वह पिस्तौल बरामद हुई, जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बनने से पहले जस्टिस खन्ना ने मॉर्निंग वॉक छोड़ी। सिक्योरिटी के साथ जाने की सलाह दी थी, इनकार कर दिया, बोले आदत नहीं। जी हां दोस्तों, 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने जा रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने मॉर्निंग वॉक छोड़ दी है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना को सिक्योरिटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन जस्टिस खन्ना ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की आदत नहीं है। जस्टिस खन्ना सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद भारत के 91वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। वह 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। जस्टिस खन्ना दिल्ली में हर सुबह लोधी गार्डन एरिया और अपने घर के आसपास कई किलोमीटर तक अकेले टहलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। हालांकि अब उन्होंने बाहर मॉर्निंग वॉक बंद कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉन्चिंग से पहले ही न्यू डिजायर ने जीता सबका दिल। क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी डिजायर 2024 की लॉन्चिंग से पहले एनकैप ने इसका क्रैश टेस्ट रिजल्ट जारी कर दिया है। एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लेस न्यू डिजायर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा बच्चों की सेफ्टी के लिए कार को 4 स्टार रेटिंग मिले हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस उपलब्धि के साथ डिजायर 5 स्टार सेफ्टी के साथ आने वाली कंपनी की इकलौती कार बन गई है। जी एनकैप की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैश टेस्ट के दौरान ड्राइवर का सिर तो पूरी तरह से सेफ था और साइड इंपैक्ट टेस्ट में एडल्ट को सेफ पाया गया। इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आई साइज एंकरेज को इसमें स्टैंडर्ड के रूप से पेश किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
भूल भुलैया 3 ने वसूला 175% मुनाफा, बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले इतने करोड़। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 ने सिनेमा हॉल पर आने के बाद से नोटों की बारिश शुरू रखी है। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। फिल्म की कमाई से जुड़े 90वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। दोस्तों, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि फिल्म की कमाई में वीक डेज में जो गिरावट आई थी उसमें फिर से आज सुधार आने वाला है। दरअसल दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते में 168.86 करोड़ की कमाई की थी। टेक्निकल्स के मुताबिक फिल्म की 8वें दिन की कमाई 9.25 करोड़ रही। भूल भुलैया 3 के 90वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अब तक 7.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस हिसाब से देखें तो फिल्म की टोटल कमाई 183.33 करोड़ हो चुकी है, जो कि इस आंकड़े को बदला जा सकता है क्योंकि 90 दिन की कमाई के आंकड़े सिर्फ 5 बजे तक के ही सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग की। रैली में भक्तों के कत्लेआम की धमकी भी दी। इस्कॉन ने सुरक्षा मांगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के चिटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने शुक्रवार की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। इसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया गया तो वे आंदोलन करेंगे और उन्होंने 5 नवंबर को हजारी लेन इलाके की घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की भी मांग की। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार एक मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पर इस्कॉन को आतंकी संगठन कहा था। इससे हिंदू नाराज हो गए थे। उन्होंने 5 नवंबर को चटगांव में हजारी लेन इलाके में उस्मान की दुकान के आगे विरोध प्रदर्शन किया। आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे वे और भड़क गए। इनमें 12 पुलिस वाले और कई हिंदू घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद रात में अचानक पुलिस और सेना हजारी लेन पहुंची और स्थानीय हिंदुओं को खूब पीटा। हजारी गली इलाके में करीब 25,000 लोग रहते हैं। इनमें 90% हिंदू हैं। वहीं इस्कॉन ने दावा किया है कि हजारी लेन की घटना में उनका हाथ नहीं है। उन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा की मांग भी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1043 रुपए गिरकर 77,382 रुपए पर आया। चांदी 91,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार 2 नवंबर को सोना 78,425 रुपए पर था, जो कि अब 77,382 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी कि दोस्तों, इस सप्ताह इसकी कीमत 1,043 रुपए कम हुई है। दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो यह पिछले शनिवार को 93,501 रुपए पर थी, जो कि अब 91,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह से इस हफ्ते इसकी कीमत 2,371 रुपए कम हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीसीबी बोला चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा नहीं। बीसीसीआई ने लिखित में कुछ नहीं दिया। भारतीय बोर्ड ने कहा था पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। जी दोस्तों, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। एक रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से यह दावा सामने आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसे लिखित में कुछ नहीं मिला है। हाइब्रिड मॉडल पर हमसे अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 8 नवंबर को बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस संबंध में बीसीसीआई ने पीसीबी को लेटर लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने अपने मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाइब्रिड मॉडल में मेजबान देश के बाहर मैच कराए जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट अगले साल 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत में मस्क के शामिल होने का दावा। तीनों की 25 मिनट तक बातचीत हुई। ट्रंप बोले यूक्रेन जंग में साथ दूंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। न्यूज एजेंसी एएफपी ने शुक्रवार को एक यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से बताया कि इस बातचीत में बिजनेसमैन एलन मस्क भी शामिल हुए। सबसे पहले अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया था कि इस बातचीत में मस्क भी शामिल थे। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के एक बड़े अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से बातचीत में इस दावे को सही ठहराया। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स में मीटिंग की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह बातचीत 25 मिनट तक चली। इस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि वे रूस से चल रही उनकी जंग में उनकी मदद करेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में यौन शोषण केस में एसडीएम गिरफ्तार, मसाज के लिए बुलाए व्यक्ति से गन पॉइंट पर गलत काम कराया, सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जी हां दोस्तों, हरियाणा में एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को पुलिस ने शनिवार को हिसार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में बंसल का मेडिकल कराया, इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। दोस्तों, कुलभूषण बंसल पर दलित व्यक्ति ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। व्यक्ति का आरोप था कि अधिकारी ने गन पॉइंट पर उससे प्राइवेट पार्ट पर मसाज कराई। उसने एससी आयोग, सीएम विंडो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लिखित शिकायत भेजकर अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही हिसार के सिविल लाइन में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। एक दिन पहले शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पीड़ित के बयान भी दर्ज कराए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड से हार के बाद बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की। 6 घंटे की मीटिंग में रोहित शर्मा, गौतम गंभीर शामिल। भारत 3-0 से टेस्ट सीरीज हारा था। जी हां दोस्तों, भारत को हाल ही में न्यूजीलैंड से खेली गई टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग 6 घंटे तक चली। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमेटी हेड अजीत आगरकर के साथ बीसीसीआई सचिव जय शाह और अध्यक्ष रोजर बिन्नी भी मौजूद रहे। गंभीर ऑनलाइन इस मीटिंग में शामिल हुए। दोस्तों, इसमें मुंबई टेस्ट के लिए रैंक टर्नर पिच का सिलेक्शन, जसप्रीत बुमराह को आराम देना और गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर चर्चा की गई। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका में जहां वोटिंग नियम ज्यादा सख्त वहां ट्रंप जीते। 9 राज्यों में जहां आईडी कार्ड जरूरी वहां कमला हारी। अप्रवासियों से डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा फायदा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वे पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 साल के अंतर के बाद सत्ता में लौटे हैं। ट्रंप ने जीत के बाद कहा कि वे अमेरिका में सभी स्विंग स्टेट्स को जीतकर इतिहास बनाने जा रहे हैं। स्विंग स्टेट्स उन राज्यों को कहा जाता है जहां दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर काफी कम रहता है और ये किसी भी ओर जा सकते हैं। ब्लू स्टेट वो राज्य हैं जहां कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी प्रभाव है। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को वोट करने वाले राज्यों को रेड स्टेट कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने इन चुनावों में 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 में जीत हासिल की है और बाकी 2 राज्यों में मजबूत बढ़त बनाए हुए है। इतनी बड़ी जीत के बावजूद ट्रंप एक भी ब्लू स्टेट नहीं जीत पाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने मनाया खचानजी का 8वां बर्थडे, हर साल करते हैं सेलिब्रेट, नोटबंदी से है कनेक्शन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने 8 साल के बच्चे खचानजी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि नोटबंदी की लाइन में जन्मा खचानजी 8 साल का हो गया है। नोटबंदी की नाकामयाबी का इतिहास भी इतने ही साल पुराना हो गया। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी दुनिया की आर्थिक इतिहास की सबसे भ्रष्ट घटना है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई। नोटबंदी के समय जितनी भी दिखावटी टारगेट रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिजर्व बैंक ने इस बड़े बैंक पर लगाया भारी जुर्माना, डिपॉजिट को लेकर मिली थी शिकायतें। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकों का नियामक है और बैंकों में मिलने वाली किसी भी अनियमितता पर एक्शन लेता रहता है। रिजर्व बैंक की ओर से समय समय पर कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कदम लेने की खबरें लगातार आती रहती है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इन खबरों से रूबरू भी कराया जाता है। दरअसल दोस्तों, ताजा खबर में रिजर्व बैंक ने एक और बड़े बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोका है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई ने डिपॉजिट पर ब्याज दर और बैंकों में कस्टमर सर्विसेज पर कुछ निर्देशों के कंप्लायंस यानी कि अनुपालन में खामी के लिए साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक ने यह जानकारी दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुजरात में बीजेपी की सरकार कितने सालों से लगातार चली आ रही है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार गुजरात में पिछले कितने सालों से लगातार बन रही है तो कमेंट बॉक्स में वह संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।